कल्पना कीजिए 13,000 वर्ष पहले विलुप्त हो चुका एक जानवर 21वीं सदी में फिर से सांस ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। तो दरअसल ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में जैविक साइंस का एक कारनामा है। और अगर कंपनी द्वारा दावा किया गया ये कारनामा सच है, तो वास्तव में डायर वुल्फ की वापसी हो चुकी है। डायर वुल्फ, जो कि आपने नाम सुना होगा, एक बहुत चर्चित सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन। ये टीवी सीरीज डायर वुल्फ को इसमें दिखाया गया था। एक ऐसा भेड़िया होता है जो कि एक विशेष घराने से संबंधित होता है। दरअसल जॉर्ज आर मार्टिन ने ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नाम का एक उपन्यास लिखा और इसी उपन्यास की श्रृंखला पर आधारित एक टीवी सीरीज बनाई गई गेम ऑफ थ्रोन। उसमें विशेष तौर पर इसको अर्थात डायर वुल्फ को दिखाया गया था। उसके बाद इसके विषय में लोगों की जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। अब ऐसा कहा जाता है कि ये एक विलुप्त प्राय जानवर है, लेकिन हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी ने दावा किया है कि उसने इस जानवर को पुनर्जीवित किया है। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा संभव है करना, और संभव है तो उसमें किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, इसके अन्य कौन से पक्ष हो सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। विलुप्त डायर वुल्फ 13,000 साल बाद वापसी शीर्षक के अंतर्गत। तो देखिए, अमेरिका की वो कंपनी है और इस कंपनी का, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, कि इसका नाम है क्लोज्ड बायोसाइंस, और इसने ये क्लोजल बायोसाइंस, जिसने कि ये दावा किया है कि डायर वुल्फ जो है, इस नाम का जो भेड़िया है, 13,000 वर्षों बाद उसने इसको पुनर्जीवित कर लिया है। अब चूंकि ये जो भेड़िया है, ये सामान्य भेड़िए से आकार में बड़ा है, देखने में खूबसूरत है, इसके जबड़े मजबूत हैं, बड़े से बड़े जानवरों का ये शिकार कर लेता था। अगर इसको पुनर्जीवित किया गया है इतने पूर्व में विलुप्त हो चुके जानवर को, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये तकनीकी कारगर है, तो क्या पहले विलुप्त हो चुकी तमाम प्रजातियों को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो मनुष्यों को भी किया जा सकता है। तो फिर नैतिकता का एक संकट भी हमारे सामने खड़ा होता है विज्ञान की प्रगति के साथ साथ। तो पहली बार सफल डी एक्सटिंक्शन टेक्निक के माध्यम से इसको विकसित करने का, इसको पुनर्जीवित करने का दावा पेश किया गया है। इसकी वजह से यह खबर चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें कि इसी कंपनी ने इससे पहले वुली माइस नाम का एक चूहा, इसको भी पुनर्जीवित किया, जिसमें कि गुण किसके थे? तो गुण थे वुली मैमथ के। मैमथ एक विशालकाय हाथी की तरह बड़ा प्राणी था, जो कि बहुत पहले वो भी विलुप्त हो गया था, और उसके गुणों को फिर इसने वुली माइस बनाकर एक छोटे चूहे में उसके गुणों को जीन एडिटिंग की तकनीकी की सहायता से विकसित करने का इससे पहले भी काम इसी कंपनी ने किया है। तो आइए देखते हैं, विस्तार से समझते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा मामला। सबसे पहले डायर वुल्फ को समझते हैं। तो डायर वुल्फ को आपने, जैसा कि बताया गया है कि 13,000 साल पहले ये भेड़िया डायर वुल्फ जिसे कहा जा रहा है, वो विलुप्त हो चुका था, और इसी को अमेरिका में, विशेष तौर पर उत्तरी अमेरिका में ये रहते थे। और आधुनिक जो ग्रे वुल्फ हैं उनसे ये काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन ग्रे वुल्फ की तुलना में इनका आकार बड़ा है। ये सफेद रंग के हैं, साथ ही साथ 6 फीट तक इनका जो आकार है वो 6 फीट तक के ये होते थे, बड़े होते थे। साथ साथ 68 किलो तक इनका वजन होता था। सफेद और घने बाल होते थे, देखने में भी खूबसूरत लगता था। अधिक ताकतवर और भारी भरकम शरीर होने के कारण बड़े से बड़े जानवरों का यह शिकार कर लेता था, जिसमें घोड़े, बाइसन, मैमथ जैसे बड़े जानवरों की इसमें लिस्ट में शामिल हैं, जिनका यह शिकार बहुत आसानी से कर लेता था। अब ये प्रजाति मानव शिकार और साथ ही साथ इसके लिए शिकार की कमी की वजह से धीरे धीरे विलुप्त हो गया। अब उसके बाद इतनी पुरानी कोई प्रजाति अगर विलुप्त हो जाती है, अब फिर से क्लोजल बायोसाइंस नाम की ये जो कंपनी है, अमेरिका की बायोटेक कंपनी है, इसने अपनी जीन टेक्नोलॉजी की मदद से, जीन एडिटिंग की मदद से यह दावा किया है कि हमने फिर से इसको पुनर्जीवित कर लिया है। जिसे इस कंपनी की अगर बात करें तो बेन लाम और प्रसिद्ध जेनेटिस्ट जॉर्ज चर्च, इन दोनों लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया था, और इन्होंने ही यह दावा किया है कि 10,000 से 13,000 वर्ष पुराने इस प्रजाति को हमने पुनर्जीवित किया है। डायर वुल्फ को दोबारा हम धरती पर वापस ले आए हैं, जिसमें इन्होंने जो तकनीक इस्तेमाल की है उस तकनीक को डी एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है, जिस तकनीकी के अंतर्गत किसी भी विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट प्रजाति को फिर से क्या किया जाता है, विज्ञान की मदद से जीवित किया जाता है। अब डी एक्सटिंक्ट का मतलब ही हुआ कि कोई भी प्रजाति अगर विलुप्त हो गई है तो फिर से उसमें कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले उससे उसके डीएनए को खोजा जाता है, कोई पुराने साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर। उसके बाद उसका निकटतम कोई भी अगर
जीव है, कोई भी जीवित प्रजाति जो वर्तमान में जीवित है उसके निकटतम है, उससे मिलते जुलती उसकी प्रजाति की, तो उसको उससे मिलान किया जाता है और देखा जाता है कि अगर उस प्रजाति से उस विलुप्त प्रजाति के गुण ज्यादातर मिल रहे हैं तो उसको चिन्हित किया जाता है। उसके बाद जीन एडिटिंग के जरिए उसको दोबारा पैदा किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है और ये इस कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि हम इसी प्रक्रिया के आधार पर इसको फिर से हमने दोबारा पुनर्जीवित किया है। आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स पर अगर आप इसको लेते हैं तो आपको एआई के नए फीचर्स मिलते हैं, जिसकी सहायता से दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको एआई समरी, एआई क्विज और आस्क मी अ क्वेश्चन का 3 ऐसा फीचर मिलेगा जो आपकी तैयारी को, आपकी रणनीति को और बेहतर बनाएगा। आस्क मी अ क्वेश्चन में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं उससे। इसके अलावा एआई क्विज में इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एआई समरी के अंतर्गत बड़े से बड़े टॉपिक का शॉर्ट फॉर्म में ऐसा नोट्स मिलेगा जिससे रिवीजन में आपको सहायता मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे आईएसजीएस फाउंडेशन मुखर्जी नगर की जो क्लासें नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं, वहां पर अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 8 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए कैसे हुआ ये वैज्ञानिक चमत्कार, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं डी एक्सटिंक्शन में जो प्रक्रिया के चरण होते हैं, पहला चरण होता है चूंकि उसका डीएनए को खोजा जाता है, तो यहां पर सबसे पहले डीएनए की खोज की गई और 13,000 साल पहले पुराना एक दांत मिला और इस दांत से जो है कुछ चीजें निकाली गई, कुछ डीएनए के अवशेष मिले और साथ ही साथ 72,000 साल पुरानी एक खोपड़ी प्राप्त की गई। फिर उसके अंदर से पेट्रस बोन जो होता है, इनर ईयर बोन जो होती है, जो कान की जो हड्डी होती है, उससे डीएनए को निकाला गया और डीएनए से जो डायर वुल्फ है, जो पुरानी विलुप्त हो चुकी प्रजाति थी, उसके जीनोम को अर्थात जेनेटिकली, जीनोम आप जानते हैं जेनेटिकली ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगर हमारा पूरा शरीर जो है, अगर उसको आप मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, तो जीनोम क्या होगा, इसका पूरा एक नोटबुक कह सकते हैं, गाइड बुक कह सकते हैं, एक नक्शा कह सकते हैं, वो जीनोम होता है, ब्लूप्रिंट ही पूरा होता है। अब जैसे मान लीजिए और आसान उदाहरण से आप समझना चाहें, जैसे मान लीजिए जीनोम को पूरी किताब है और इसी तरह उसके अंदर क्या होंगे, शब्द होंगे। किताबों के अंदर जैसे शब्द होते हैं वैसे डीएनए होते हैं, उसी तरह अध्याय होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जीन होते हैं, जैसे कि पैरा होता है, आप समझ लीजिए। अब डीएनए के अक्षर, इसमें 4 अक्षर होंगे, जैसे ATGC होते हैं जो कि बेस पेयर में होते हैं। साथ ही साथ ये अक्षर जो होते हैं डीएनए के, उसमें छोटे छोटे कुछ अक्षर जब मिल जाएंगे तो छोटे छोटे सूचनाओं के पैकेट्स बनते हैं, जो छोटे छोटे निर्देश होते हैं, वो जीन हो गए। फिर इन जीनों से मिलकर बनता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र बन जाता है। फिर इन गुणसूत्रों से, इन क्रोमोसोम से मिलकर जीनोम बन जाता है और जीनोम क्या होते हैं, शरीर के निर्देशों की पूरी बुक होती है, पूरी किताब होती है। तो यहां पर जो डायर वुल्फ है उसके डीएनए की फिर तुलना की गई। अब जीनोम यहां पर तैयार कर लिया गया डीएनए से, जो डीएनए लिया गया उसकी खोपड़ी में जो कान की हड्डी से, उसको डायर वुल्फ का ये जीनोम था, इस जीनोम को तैयार किया गया और फिर डायर वुल्फ के डीएनए से इसकी फिर तुलना की गई। अब ग्रे वुल्फ ये देखा गया कि किस वर्तमान में जीवित कौन सा ऐसा जीव है जिसके ये निकटस्थ है, जिसके समीप है। इसके लिए ग्रे वुल्फ लिया गया, कोयोट लिया गया, जैकल, ढोल जैसी दूसरी प्रजातियों को लिया गया। तो इसमें जो ग्रे वुल्फ है उसके सबसे ज्यादा करीब यह प्रतीत हुआ। इसके बाद जो निकटतम जीवित संबंधी है ग्रे वुल्फ को पाया गया और जो डायर वुल्फ था, जो विलुप्त हुई प्रजाति है, उसका डीएनए देखा गया कि इससे 99.5%, 99.5% इससे मिल रहा था। तो इसका चयन होता है और फिर यहां पर हमारी तकनीकी आती है जिसको जीन एडिटिंग कहते हैं, उसकी मदद से इसको पुनर्जीवित करने का काम किया गया इस कंपनी के द्वारा, इस बायोटेक कंपनी के द्वारा। अब प्रक्रिया शुरू होती है जन्म देने की। इसमें क्या होगा, सबसे पहले डीएनए बदलाव के बाद बनाए गए जो भ्रूण है, एम्ब्रिय है, उसको क्या किया गया, अब उसके लिए कोख की जरूरत होगी, गर्भ की जरूरत होगी। तो इसके लिए चयनित किया गया एक फीमेल डॉग को और फीमेल डॉग की कोख में सरोगेट डॉग्स में उसमें रखा गया और फिर वहां से इसको जन्म दिया गया। जब डीएनए किस में बदल गया, भ्रूण में बदल गया, तो उस भ्रूण को फिर डाला गया फीमेल डॉग में और उस वहां पर सेरोगेसी हम कह सकते हैं, जो गर्भ है इसका था। और वहां से 1 अक्टूबर 2024 को 3 बच्चे आपको मिलेंगे। 3 बच्चे यहां पर मिलते हैं, इस कंपनी ने प्राप्त किए, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड पप्स थे, जिसमें कि 2 नर थे, 1 मादा थी। जो 2 नर थे उनके नाम भी रखे गए, एक मादा का भी नाम रखा गया। आप देख सकते हैं कि रोमुलस, रीमस और मादा का नाम खलीसी था। और यह खलीसी नाम अगर गेम ऑफ थ्रोन आप देखेंगे तो उसमें एक किरदार है, उससे प्रेरित भी है। तो ये एक तरह से उसका सिंबॉलिक है कि ये उतनी पुरानी प्रजाति जो चर्चित हुई थी हाल ही में एक वेब सीरीज के माध्यम से, तो उसी के आधार पर इसका नाम भी खलीसी रखा गया। अब ये पप्स जो थे सामान्य वुल्फ नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसमें जीन एडिटिंग प्रक्रिया के तहत उन गुणों को
डीएनए में बदलाव करके उन गुणों को अधिरोपित किया गया जो कि पुराने जो डायरवुल्फ थे उसके अंतर्गत जो गुण थे। अब डीएनए में 20 ऐसे बदलाव किए गए विशेष तौर पर, जिसमें कि 15 बदलाव जो थे वो डायरवुल्फ की क्वालिटी को लाने के लिए किए गए, जिसमें उसका चाहे सफेद कलर हो, चाहे उसके रंग हो, जो फर का कलर है वो हो, चाहे बड़ा आकार हो, चाहे उसकी मजबूत मांसपेशियां हो, इनको बदलावों को करने के लिए ये काम किया गया। अब इसमें क्या हुआ, डायरवुल्फ जैसे ही दिखने वाले और ज्यादातर गुणों वाले जो बच्चे हैं उनका विकास होता है, और ये हमको कंपनी के द्वारा ये दावा किया गया कि हमने डायरवुल्फ को पुनर्जीवित कर दिया। अब देखिए जीन एडिटिंग क्या होती है इसको भी देख लीजिए। हालांकि वैज्ञानिक इसको कह रहे हैं कि वो उस जैसे डायरवुल्फ जैसे देखने वाले बच्चे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कहना कि वो डायरवुल्फ हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि अब अगर कुछ प्रतिशत भी गुण नहीं मिलते हैं तो उसमें काफी विभेद होने की संभावना होती है। उनकी एग्जिस्टिंग कैसी है, बाहर की दुनिया में वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, आगे की संतति होगी कि नहीं होगी, इस पर अभी प्रश्न वैज्ञानिकों ने लगाया है। अब देखिए जीन एडिटिंग क्या होती है, तो एक ऐसी तकनीकी होती है जिससे किसी भी जीव के डीएनए में हम बदलाव कर लेते हैं और उसके डीएनए से कुछ हिस्से को हम चाहें तो डिलीट कर दें, कुछ हिस्से में चाहे तो इंसर्ट कर दें, मतलब कुछ हिस्से जोड़ दें, या कुछ हिस्से में हम मौजूदा जो चीजें हैं उसको मॉडिफाई कर दें, बदलाव कर दें। तो इन तकनीकी के माध्यम से किसी भी हिस्से को हटाना, नया हिस्सा जोड़ना या मौजूदा जीन में कोई बदलाव करना ही जीन एडिटिंग कहलाता है, ये तकनीकी कहलाती है। जीन किसी भी जीव का पूरा डीएनए सेट होता है, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया, और शरीर के निर्देशों की पूरी किताब के तौर पर इसको जाना जाता है, और यही निर्धारित करता है कि हम कैसे बनेंगे, हम कैसे चलेंगे, और हमारे शरीर की आकृति कैसी होगी, रंग कैसा होगा, ये सारी चीजें, ये जीन जो है शरीर के निर्देशों की पूरी किताब ही इस चीज को निर्धारित करेगी, और इसी में बदलाव किया जाता है। अब इसमें एक तकनीकी, जिस तकनीकी का प्रयोग यहां पर किया गया उसको भी जानना जरूरी है। आजकल की सबसे जीन एडिटिंग की जो हम कह सकते हैं चर्चित तकनीकी है, वो है आपकी CRISPR-Cas9। ये क्या है, एक प्रकार का जीनोम एडिटिंग टूल है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जेनेटिक कैंची भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका भी कारण आपको बताते हैं। तो दरअसल इसको इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डूडना, इन्होंने इसको विकसित किया, इस टूल को विकसित किया, और इसके लिए उनको 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब डीएनए, चूंकि आप जानते हैं डीएनए में क्या होता है, पूरी किताब होती है। मान लीजिए डीएनए क्या है, पूरी बुक है। अब इस बुक में आपको कोई गलत शब्द को अगर हटाना है तो सबसे पहले आपको गलत शब्द को ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है, एक गाइड आरएनए होता है, यानी कि वो क्या करेगा, गलत शब्द को ढूंढेगा, और उसके बाद CAS9 होता है, तो उस शब्द को वो क्या करेगा, काट के हटा देगा, और उसके बाद क्या होगा, वैज्ञानिक अपने हिसाब से उसमें नया शब्द एडिट कर देंगे। इसी चीज को अब यहां पर देखिए क्या होता है। ये जो तकनीकी होती है इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक गाइड आरएनए होता है। गाइड आरएनए, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि वो क्या करेगा, गलत शब्द को ढूंढेगा। तो इसमें क्या होगा, एक छोटा सा आरएनए अणु होता है, और ये डीएनए के उस हिस्से को ढूंढेगा जहां पर हमको बदलाव करना है। जैसे अभी जो केस था, वहां पर मौजूदा जो प्रजाति थी, 13,000 साल पहले की प्रजाति से जो गुण मिल नहीं रहे हैं, उस गुण को हमको हटा के पुराने गुण को लाना है। तो पहले उस गुण को हटाना है, तो हटाने के लिए काम कौन करेगा, गाइड आरएनए करेगा। एक छोटा आरएनए अणु जो कि डीएनए के उस हिस्से को ही ढूंढेगा जहां पर हमको चेंज करना है, बदलाव करना है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका CAS9 एंजाइम। ये क्या करेगा, ये उस हिस्से को हटाने का काम करेगा, क्योंकि जब डीएनए जो काटने वाला एंजाइम है, ये गाइड आरएनए डीएनए के टारगेट हिस्से से जाके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और फिर CAS9 क्या करेगा, उसको हटाने का काम करेगा। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट मिलकर इस तकनीकी में हिस्सेदारी होती है, और फिर से हमको जीन एडिटिंग के माध्यम से हम पुनर्जीवन ला पाते हैं। तो ये इस तकनीकी को आजकल काफी चर्चा में है, इसका प्रयोग यहां पर किया गया है, इसका प्रयोग यहां पर देखने में मिला है। अब सवाल उठता है कि ये जो दावा किया गया है ये कितना सत्य है। तो वैज्ञानिकों ने, जैसा हमने आपको बताया, कि कुछ प्रतिशत भी अगर अंतर होता है, और उसके अलावा जो वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें उनका सर्वाइवल कैसा है, वो अपने संतति को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है कि नहीं, ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो ये दावा, हालांकि बहुत सारे गुण इनके मिलते जरूर हैं, लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से पुनर्जीवन है, अभी पूरा सत्यापित नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका नैतिक पक्ष है कि अगर ऐसा होता है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। इसके दूसरे पक्ष भी हैं, तमाम मूवीज के माध्यम से इसको दिखाया गया है कि अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, अपराध हो सकते हैं, मानव की पूरी वंशगति के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो उससे भी हमें बचना होगा। विज्ञान के साथ साथ हमारे ऊपर नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसका इस्तेमाल कैसे हो उसके लिए भी सोचना जरूरी है। क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
अंत में एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, इसकी जिम्मेदारी भी आप पर छोड़ते हैं कि CRISPR तकनीकी में CAS9 का कार्य क्या होता है। विकल्प आपके सामने है, डीएनए को रंग देना, डीएनए की मरम्मत करना, डीएनए को काटना, आरएनए को बनाना। दूसरा प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिहाज से आपके लिए है कि डी एक्सटिंक्शन की अवधारणा क्या है, इसके वैज्ञानिक, नैतिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो इन दोनों ही प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।